नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक विषय विज्ञान के बारे में दूसरे चैप्टर के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में का पहला वीडियो इसके पहले है, जो कि आप देख सकते हैं। ये पहले दूसरे चैप्टर का दूसरा वीडियो है, मतलब कि दूसरे चैप्टर को हमने 2 वीडियो में बनाया है कि बहुत बड़ा ना हो जाए चैप्टर, इसके वजह से वीडियो बड़ी ना हो। इस चैप्टर में इसके पहले आप पढ़ें कि इसके पहले की हेडिंग जो आप देखे हैं, उस हेडिंग में क्या है, 2 अघुलनशील द्रवों को कैसे आप पृथक कर सकते हैं, उस हेडिंग तक पहले वीडियो में है। इस यहाँ पे उसके बाद से शुरू करते हैं। इसमें क्या बात कही गई, नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे जो है पृथक कर सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं। बात करेंगे कि नमक और कपूर को अलग करना होता है, दोनों जैसे घुल गए हैं तो उसमें जो है उनको अलग करना है, तो फिर ये सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन जो है प्रक्रिया द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। उसको समझने के लिए हम क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। आइए, इसमें क्या करते हैं, ये जैसे क्या है, रुई का यहाँ कपास लगा दिया, ये उल्टी रखी हुई क्या है, कीप है। कीप को उल्टा रख देते हैं और नीचे ये चीनी मिट्टी जो है प्याली जो होती है उसमें उसको ऐसे ढक देते हैं। ये बीच में जो है ये कपूर तथा नमक का मिश्रण है। इसको जो है नीचे से जब गर्म करते हैं तो यहाँ ठोस कृत जो है कपूर यहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं, नमक को कपूर से अलग कर लेते हैं। कपूर जो है यहाँ ये जो बीच का एरिया है, यहाँ पे कपूर की वाष्प के रूप में यहाँ रहते हैं, जो कि यहाँ पे फिर वो संग्रहित हो गए यहाँ ठोस कृत कपूर के रूप में यहाँ साइड में पराग नली के साइड में कीप में आ जाती है। मतलब ये तो हो गया हमारा कपूर और नमक के मिश्रण को अलग करने को। फिर से बता देते हैं, कपूर नमक के मिश्रण को यहाँ एक प्लेट में रख देते हैं, उसको नीचे से गर्म करते हैं। ये जो है चीनी मिट्टी की प्लेट होती है और इसको ऊपर से जब उल्टा ढक देते हैं, कोई कीप टाइप की रहती है कांच की, तो उसको फिर यहाँ पे उल्टा रख दें। यहाँ पे ऊपर जो है रुई का प्लग टाइप लगा देंगे, उससे बंद कर देंगे। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ गर्म करने पर यहाँ पे कपूर हमें जो है ठोसकृत कपूर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और हम इस तरह नमक और कपूर को अलग कर लेते हैं। दूसरी बात है, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? काली डाई होती है, उसमें पता करना है क्या एक ही रंग की बनी होती है। उसको पता करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज जो है एक जो है तकनीक यूज की जाती है। इसमें क्रोमेटोग्राफी जो है क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसको समझते हैं। क्रोमेटोग्राफी कैसे की जाती है, यहाँ पे जो बुक में आपको समझाया गया है, क्रोमेटोग्राफी जो है एक सिंपल तकनीक समझाई गई, लेकिन नई नई तकनीकों का भी क्रोमेटोग्राफी जो आ गई है, जो आप आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। इसमें जो सिंपल तकनीक है वो ऐसे है कि जैसे ये क्या हो जाता है कि जल, ये जो है कांच का जार ले लिए और इसके बाद इसमें जो है हम एक जल ले लिए और जल ये जो है नीचे जल हो जाता है और उसमें जो कलर होता है मिला रहता है डाई में, उसको जो है एक कागज की स्लिप लेते हैं, कागज की स्लिप जार में डाल देते हैं। जार में डालने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे इसमें जो है स्लिप के माध्यम से वो ऊपर चढ़ने लगता है। कागज की जो स्लिप लगी रहती है जार में, छानक पत्रक होता है इसमें, ये हम पहले से स्ट्रिप में एक जैसे स्ट्रिप ऐसे लेते हैं, उस स्ट्रिप में निशान लगा लेते हैं नीचे और यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं पेन से। तो इससे ये पता चल जाता है कि कितना ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे। तो हम आपको अच्छे से पता चल जाता है कि कैसे जो है उसमें कौन कौन से कलर हैं, वो पूरा क्लियर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम जो है अगर 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, बात करेंगे। अभी इसके पहले जो बताए थे कि 2 अघुलनशील द्रव कैसे मिश्रण करते हैं, यहाँ पे 2 घुलनशील द्रवों को कैसे मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। इस बात को अगर पता करेंगे तो इसमें जो है आसवन विधि प्रयोग की जाती है। हाँ, एक चीज भूल रहे हैं, जो यहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी बताए हैं उसका यानी अनुप्रयोग कहाँ, उपयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है। डाई के रंगों को पृथक करने के लिए यहाँ बता ही दिए डाई के रंग कैसे, और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट अलग करने में भी यही क्रोमेटोग्राफी यूज की जाती है। और एक जगह रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी तकनीकी यूज की जाती है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे घुलनशील द्रव को मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। 2 घुलनशील के मेथड के यहाँ बात करेंगे तो ये आसवन विधि यानी कि डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू इसको हम समझते हैं कैसे इसको जो है अलग करते हैं। 2 घुलनशील अगर द्रव है उनको डिस्टिलेशन मेथड या आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। इसको बात करेंगे कैसे अलग करते हैं। ये इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के मध्य जो है
अधिक अंतर होता है। जो दो घुलनशील द्रव होंगे, अगर हम आसवन विधि से अलग करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उनके मध्य दोनों द्रव के क्या होगा, अंतर अधिक होगा, तब हम आसवन विधि प्रयोग करते हैं। आसवन विधि क्या होती है, एक ये है क्या है, क्लैंप होता है और ये थर्मामीटर यहाँ लगाए रहते हैं, और इसके बाद ये जो है यहाँ से शीतल जल ठंडा जल जाता है और यहाँ से ये जल जो है जो थोड़ा सा गर्म हो जाता है वो निकल जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ से जब हम हीट करते हैं, जो फ्लास्क होता है इसमें क्या क्या रहता है, जल तथा एसीटोन का मिश्रण रखते हैं, और इसके बाद जब गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, वेपर फॉर्म में जो एसीटोन है वो यहाँ आता है। थर्मामीटर से हमें टेम्परेचर पता चल जाता है कि कितना हम उसको हीट कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, फिर यहाँ से वेपर फॉर्म में आके यहाँ पे ये अगर जब यहाँ आएगा, यहाँ से इकट्ठा होकर यहाँ आता है, जब इस जगह पे आएगा तो यहाँ पे ठंडा जल जा रहा है, तो वो जो वाष्प के रूप में है वो संघनित होकर जल की बूंद टाइप में, जैसे वो बूंद के रूप में लिक्विड द्रव में कहने मतलब बदल जाएंगी, तो वो यहाँ पे आके फिर जो एसीटोन है यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ये मेथड हमारा क्या हुआ, ऐसा क्यों किए हैं, थर्मामीटर लगा ये किए हैं, ये सिर्फ ये क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है अलग अलग द्रव को अलग अलग हिसाब से वो क्या करते हैं कि उसमें कैसे वो जो है वो टेम्परेचर अलग होगा तो तापमान के हिसाब से अलग, जैसे जो कम टेम्परेचर वाला है वो जल्दी जो है वाष्प में बदल जाएगा, ये कहने का मतलब। आगे आते हैं हम, प्रभाजी आसवन क्या होता है। प्रभाजी आसवन क्या होता है, फ्रैक्शनल जो है डिस्टिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिनका जो है क्वथनांक जो है या बॉइलिंग पॉइंट का अंतर जो है 25 केल्विन 25 केल्विन से कम होता है, वहां पे प्रभाजी जो है आसवन का प्रयोग करते हैं। प्रभाजी आसवन क्या होता है, सेम ये ऐसे ही होता है जैसे आसवन विधि होती है। इसमें से सिर्फ अंतर कितना आ जाता है, ये जो यहाँ पे ये चीज होती है, यहाँ पे सिर्फ क्या लग जाता है, जैसे ये है, इसमें एक और ऐसे अलग से वो जो है क्या लग जाता है, प्रभाजी स्तंभ लग जाता है। प्रभाजी स्तंभ क्या होता है, ये अब इसमें जैसे ये थर्मामीटर लगा था वहाँ वैसे ही लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांची गोलिया टाइप जैसे ये बना है, ऐसे ही कांची वो है शीशे की जो है गुटके यहाँ रहते हैं, जो कि सरफेस को जल्दी ठंडा करके उसको ठंडा करने के लिए रहते हैं, और ये जो फिर यहाँ पूरा ये भी ऐसे ही यहाँ जुड़ा रहता है, सेम ऐसे रहता है, बस यहाँ पे प्रभाजी स्तंभ लग जाता है, इसको प्रभाजी स्तंभ कहते हैं। और फिर यही मेथड इसमें सेम यूज किया जाता है। यहाँ पे जो कम प्रभाजी स्तंभ यूज कहाँ किया जाता है, दो जो है अवयव जो घुलनशील द्रव होते हैं उनके बीच में 25 डिग्री से कम जो है बॉइलिंग पॉइंट का अगर अंतर होता है तो हम प्रभाजी आसवन का यूज करते हैं। ये मेथड हो गया, पूरा बता दिए, सारी चीजें वैसे ही चलेंगी, जैसे गर्म करेंगे ठंडा करेंगे वो वैसे ही निकलेगा। वायु से गैसों का कैसे प्राप्त करते हैं, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त करते हैं, अगर वायु से गैसों को प्राप्त करने, जैसे वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अदर जो भी गैसें हैं उनको कैसे अलग कर सकते हैं। उसको क्या होता है कि हम वायु के बारे में अगर बात करेंगे कैसे अलग करेंगे, तो यहाँ देखिए वायु है, वायु को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, मतलब कि दबाएंगे, दबाने के बाद उसको ताप में हम उसको बहुत पहली बात तो कंप्रेस करेंगे, मतलब उसको दाब बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे। दाब बढ़ाने पर और टेम्परेचर कम करने पे जो वायु होती है वो द्रव रूप में बदल जाती है, गैस से किस में आ जाती है, द्रव में। जब द्रवी वायु हो जाएगी तो उसको प्रभाजी आसवन, जैसे अभी आप बताएं, प्रभाजी आसवन में उसको धीरे धीरे फिर गर्म करते हैं। जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो अलग अलग लेवल में उसका एक फिगर लंबा से आपको मिल जाएगा, उसमें कई प्रोसेस हैं, बुक में अच्छे से दिया हुआ है, उसका फिगर क्लियर बढ़िया से। यहाँ से मेथड क्या यूज किया जाता है हम उसको बता दे रहे हैं। द्रवी वायु को प्रभाजी आसवन में धीरे धीरे गर्म करते हैं और फिर विभिन्न ऊंचाइयों में, अलग अलग ऊंचाइयों में, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है उसकी जो है अलग टेम्परेचर, वो जैसे कोई भी अलग डिग्री उसका टेम्परेचर अलग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, तो इस माध्यम से ऊंचाइयों के हिसाब से हम गैसों को अलग कर लेते हैं, उसमें प्रभाजी आसवन यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जल भर में जल शुद्ध निकाय कैसे, मतलब कि जो है वेस्ट जो है जो जल निकलता है उसको कैसे शुद्ध किया जाता है, उसको समझने के यहाँ प्रयास करते हैं। ये भी फिगर बुक में दिया है अच्छे से, उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ एक जल क्या है, यहाँ जैसे बेकार जल है, जो वेस्ट जल होता है, यूज करने के बाद का जल, तो उसमें जो है कचरा, गंदगी, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले उसको एक कलर टैंक में इकट्ठा करते हैं, जो भी
ज़्यादा वेस्ट मटेरियल है वो सारा उसमें धीरे धीरे जाने के बाद वो क्या हो नीचे बैठ जाता है, रुक जाता है। जो थोड़ा बहुत बसा आगे आता है, भार टैंक होता है, भार टैंक में, और फिर उसमें धीरे धीरे वो क्या होता है नीचे उसकी गंदगी बैठती जाती है। इसके बाद इसकी प्रक्रिया आती है छानने की। जो भी उसमें और इम्प्योरिटी कचरा रहे वो छाने, उसमें गिट्टी बालू और सब नीचे इसके बिछाया जाता है, बजरी वगैरह। फिर उसको क्या होता है धीरे धीरे उसमें वो छनता रहता है उसके थ्रू। फिर वो आता है कहाँ पे, टैंक में। टैंक में आने के बाद दूसरे टैंक में आता है, फिर यहाँ पे क्लोरीनीकरण होता है बैक्टीरिया को मारने के लिए, जिससे कि फिर उसके बाद वो सीधे नल में सप्लाई कर दिया जाता है लास्ट में, क्योंकि वहाँ से बैक्टीरिया मार दिए जाते हैं क्लोरीनीकरण के द्वारा। ये तो हम जल कैसे शुद्ध किया जाता है ये समझने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं हम किसी अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज में जो अशुद्ध जैसे कॉपर सल्फेट है उसको हम जल में मिलाकर वाष्पीकृत करें। वाष्पीकृत करने से क्या होता है, क्रिस्टल मिलेंगे। क्रिस्टल जैसे कि अशुद्ध है उसको मिला दिए, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को जल में मिलाकर उसको वाष्पीकृत किए गर्म किए, तो फिर वाष्प के द्वारा उसको क्रिस्टलाइज, उसमें जो है हम क्या मिलेंगे, क्रिस्टल मिलेंगे। यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, क्रिस्टलाइजेशन कहलाएगी, और हिंदी में बोलेंगे इसको क्रिस्टलीकरण। ये यूज कहाँ कहाँ होती है इसको भी समझ लीजिए। जैसे समुद्र से नमक का समुद्र जल से जो है नमक प्राप्त किया जाता है। अशुद्ध नमूने से फिटकरी प्राप्त करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं, क्रिस्टलीकरण का यूज करते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल जो चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, किसी में जो कठोरता होती है, उसका बहाव होता है, घनत्व होता है, क्लोथनान, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जो होता है वो क्या है, भौतिक जो है परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि जैसे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अंतर ये होता है कि भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म किएंगे वो जल बन जाएगा, जल को गर्म करेंगे वो जलवाष्प बन जाएगी, फिर जलवाष्प को ठंडा करेंगे, फिर किस में आएगा, द्रव में आएगा, फिर द्रव को ठंडा करेंगे, किस में आएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, दिखने में तो लग रहा है कि बदल रहा है, लेकिन वास्तविकता उसमें कोई भौतिक जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ भौतिक परिवर्तन, मतलब कि उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर यह होता है कि हम भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ नहीं पाते हैं। बर्फ बनाए, बर्फ से फिर द्रव में जल आया, जल से फिर वो जलवाष्प बनी, जलवाष्प को फिर ठंडा की, कोई नया चीज़ नहीं बना। लेकिन अगर वो उसको हम पुनः प्राप्त कर लिए, भौतिक परिवर्तन ये होता है कि उस चीज़ को, जिस चीज़ को हम उसमें परिवर्तन कर रहे हैं वो पुनः प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वो जो चीज़ है वो पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे उदाहरण के रूप में एकदम सिंपल समझ सकते हैं कि क्या है कि जैसे दूध है, दूध के बाद दही बन जाता है, दही को फिर से दूध में बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। तो ये सब क्या होगा, ये रासायनिक परिवर्तन में आएगा। और रासायनिक परिवर्तन की बात करें, यहाँ जल और तेल की बात की गई। रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है, देखा जाए तो दोनों द्रव हैं, भौतिक रूप में देखा जाए दोनों द्रव हैं, लेकिन अगर इनमें रासायनिक इसके गुण देखते हैं तो क्या पाते हैं, तेल आग जो है आग को जलाने का काम करेगा, आग लगी है उसमें तेल डालें और तेज जलने लगेगा। लेकिन जल है, आग जल रही है उसमें पानी जल डाल देंगे बुझ जाएगी। मतलब कि दोनों के अलग अलग गुण हैं, देखने में तो दोनों द्रव हैं, लेकिन एक आग को बुझा रहा है, एक को आग को जला रहा है। तो मतलब कि ये क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, वो नई चीज बनती है, और वो जो पहले जिसके द्वारा वो बनाया जाता है वो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे आते हैं, जैसे दूध और दही का हम बताएं, जो दूध से दही परिवर्तित हुआ, रासायनिक परिवर्तन हो, दही को दूध में नहीं बदला जा सकता, सिंपल है। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं, मतलब कि कैसे कौन से पदार्थ शुद्ध है अशुद्ध है उसके बारे में जो जानने को है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रकार हैं शुद्ध अशुद्ध के बारे में, इसमें हम रासायनिक तत्व और यौगिक के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। कैसे, रासायनिक तत्व, रासायनिक जो है इसके गुणों के आधार पर तत्व और यौगिकों जो उसको वर्गीकरण करते हैं, अलग करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि तत्व और यौगिक क्या होते हैं। तत्व और यौगिक की बात समझेंगे। तत्व क्या होते हैं, तत्व को भी 3 भागों में बांटा जाता है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु की बात तो करेंगे, एकदम सिंपल है। जैसे कि धातु है, धातु के रूप में जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सब धातु में आएंगे। धातु की बात करेंगे, धातु में क्या होती है, एक अपनी चमक होती है, उसमें उसको जो है उसका एक रंग होता है, उसको जो है
जो है हम सीड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें तन्यता पाई जाती है और इस तरह के कई गुण पाए जाते हैं धातु में। और धातु सुचालक, विद्युत सुचालक होती है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, धातु के गुण होते हैं। धातु के एग्जाम्पल में लोहा, सोना, चांदी, ये सब तरह की चीज़ें आएंगी। अधातु के रूप में बात करेंगे तो जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कोयला, ये सब क्या है, अधातु में आएगा। इसमें क्या है, विद्युत सुचालक भी नहीं होगा और ये इसमें कोई जो है उस तरह कोई चमक नहीं पाई जाएगी। यहाँ धातु भी समझ गए, अधातु भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आयोडीन, कार्बन, ये सब कोल आपको बता दिए अधातु में आएगा। अब उपधातु की बात करते हैं। उपधातु में जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम आते हैं। ये उदाहरण के रूप में उपधातु में क्या आता है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तीनों चीज को फिर से समझ लीजिए। धातु जिसमें चमक होती है, तन्यता होती है, सुचालक होते हैं, विद्युत सुचालक होते हैं। और अधातु विद्युत सुचालक नहीं होते हैं और इसमें कोई तन्यता नहीं पाई जाती, सीड के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सब अलग अलग गुण होते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं। और ये जल्दी धातु ऐसे नहीं होती जल्दी टूट जाए, मजबूत होती है कहने मतलब। अब उपधातु की बात करेंगे। उपधातु में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो धातु और अधातु के दोनों के बीच के जो गुण पाए जाते हैं वो उपधातु में पाए जाते हैं। इसमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम है। इसमें धातु भी जैसे कुछ गुण दिखाई देते हैं और अधातु जैसे गुण दिखाई देते हैं, इसलिए इसे उपधातु में रखा गया है। आगे बात करते हैं, हम यौगिक की बात करेंगे। और यौगिक में समझने के लिए हम और अच्छे से डिटेल से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक की बात करेंगे यौगिक में आते हैं। यौगिक बात करेंगे तो यौगिक में क्या है कि इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसमें लेते हैं हम क्या, 50 ग्राम लोहा और लोहा चूर्ण रहेगा और ये 30 ग्राम सल्फर। 50 ग्राम लोहा और 30 ग्राम चूर्ण लेकर यौगिक को समझने का प्रयास करते हैं। यौगिक क्या चीज होते हैं। लोहे के चूर्ण को और सल्फर जो है पीस लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं और दोनों को मिला देते हैं। फिर देखेंगे कि इसके रंग और गुण में इसमें क्या चुंबकीय अंतर आता है, क्या जो है परिवर्तन होता है। दूसरा जो है, दूसरे समूह को क्या करेंगे, लोहे के चूर्ण को लेंगे, सल्फर जो है इसको भी पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। बाद में इसमें क्या करेंगे, तीव्र ताप पर लाल होने देंगे। लाल होने तक इसको रखे रहेंगे। तीव्र ताप मतलब उच्च जो है इसको हीट चाहिए। तो इसमें क्या है, देखेंगे कि इसमें क्या रंग, कैसा रूप है और इसका क्या चुंबकीय गुण है। तो इस आधार पे इसको दोनों को हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके एक भाग में कॉपर सल्फाइड और प्लस HCl डालेंगे, दूसरे भाग में HCl डालेंगे। इन दोनों बात देखने के बाद इसको क्या आता है इसमें कि पहले समूह में क्या होता है, जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। और इसके बाद बात करते हैं कि जो यहाँ पे गैस निकलती है वो ज्वलनशील होती है, इसको कक्षा में कहीं क्लास में नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गंधहीन होती है और इसमें जो प्राप्त होता है वो हमें क्या रहता है, मिश्रण रहता है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, दूसरे समूह में जिसको हम गर्म करते हैं, तीव्र करते हैं, उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस निकलती है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है। और क्या होता है, जो इसमें रंगीन होता है लेकिन जिसमें गंध होती है वो सड़े अंडे जैसे गंध निकलती है। तो इसमें क्या मिला, ये बना यौगिक। और ऊपर क्या हुआ, मिश्रण। यौगिक में क्या होता है, कोई चीज परिवर्तन आता है, मिश्रण के रूप में नहीं होता है, मतलब कोई नई चीज बनती है, यौगिक बनती है, कहलाती है। इसको और समझने का और अच्छे से, इसको जो पदार्थों को कैसे बांटा गया है, पदार्थों को यहाँ देखेंगे। इसमें देखिए जो पदार्थ हैं, जो मैटर हैं, वो सॉलिड, लिक्विड, गैस के रूप में पाए जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस को फिर और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं तो इसको शुद्ध पदार्थ, प्योर जो है मैटर, और इसको मिश्रण में जो मिक्सचर होते हैं, शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में बांटते हैं। और इसके बाद उधर जो है मिश्रण को समांगी और विषमांगी। तत्व क्या इंग्लिश में बोलेंगे, एलिमेंट। यौगिक को कंपाउंड। और इसके बाद हाँ, एक चीज और जान लीजिए, जो ये यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं, एक जो है दो अलग अलग जो है पदार्थों क्या होता है, वो दोनों का जो है एक सही मात्रा में उनको जो है मिलकर ही सही मात्रा में एक रेशियो के हिसाब से दोनों को मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, दो अलग अलग। और इसके बात करेंगे कि जो भी जैसे दो अलग अलग तत्व है, उसको जो है अलग अलग तत्व मिलके वो क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। लेकिन उनका एक रेशियो होता है,
ये नहीं कि कोई बिना रेशियो के अनुपात के ऐसे वो करेंगे तो कुछ नहीं बनेगा और वो मिश्रण के रूप में अलग हो आएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब कि अगर यौगिक रूप में समझते हैं, तत्व की बात करेंगे जैसे लोहा है, ऑक्सीजन है और पारा है, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये सब तत्व में आएंगे, एलिमेंट में आएंगे। और यौगिक के रूप में जैसे जल है, मेथेन है और चीनी है, नमक है, ये सब यौगिक में आएंगे। जैसे कि नमक ले लें, इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम और क्लोराइड दोनों का एक सही मात्रा में रेशियो होती है, वही यौगिक बनाती है। जैसे कि चीनी को ले लें और इस तरह की मेथेन को ले लें, ये सब क्या होता है, जल को ले लें, जल क्या होता है, H2O होता है। H2O, अगर जल को ही ले लें यौगिक कैसे, H2O, ये जल का फार्मूला होता है। हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, जो इसमें रेशियो है उनके तत्वों का वो एक सही मात्रा में हो, जो उनके जो है एलिमेंट होते हैं। अब बात करते हैं हम समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण, समांगी क्या होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। समांगी मिश्रण जल और, जैसे जल में चीनी और जल में नमक और जल में अल्कोहल, ये सब क्या हो गया, समांगी मिश्रण में आएगा। विषमांगी में बालू तथा नमक, विषमांगी मिश्रण मतलब हेट्रोजीनियस, चीनी तथा नमक और तेल तथा जल, तेल में जल, ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट किए थे, होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, क्लियर अच्छे से हम समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं इसमें देखे होंगे कि नमक कपूर के मिश्रण कैसे अलग करते हैं, ऊर्ध्वपातन से अलग करते हैं, आसवन विधि किसमें यूज करते हैं, जिनको जो है दो द्रव के बीच में अधिक जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंतर होता है, जिनमें बॉइलिंग पॉइंट कम अंतर होता है उसमें प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है मेथड। और इसके बाद वायु को गैसों कैसे अलग करते हैं, ताप बढ़ाकर और उसका जो है ताप जो है कम करके दाब बढ़ाकर। इसी तरह उम्मीद करते हैं यौगिक है और कंपाउंड है कैसे वो बना, सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हाँ, लेकिन ये वीडियो के पहले आप पहली वीडियो देखिएगा, दूसरे ही चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इसके पहले भी यानी दूसरे चैप्टर में हम 2 वीडियो बनाए, इसके पहले एक है और ये। उम्मीद करते हैं ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आप लोग समझ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।